तो आ जाओ टू द नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 6C, इडली, एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम. This section is important. Please mark it very, 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 very important. क्योंकि recently there was an amendment in this section. November 2007 में, November 2002 में और May 2013 में 4 मार्क का direct theory question आया था. Write a short note on employees deposit linked insurance scheme. Write a short note on idli. अब देखो यहां पे क्या हो रहा है. Are we taking an insurance against the life of an employee? Yes. मतलब अब क्या हो? Suppose the employee dies during the employment period. This amount of insurance will be given to the family members of this deceased employee. What is the rate of contribution under section 60? गलत लिख दिया मैंने. आप में से किसी ने कुछ नहीं कहा मुझे. What is the rate of contribution under section number 6C? पहली बात तो एम्प्लॉय जो है यहां पर भी कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है. एम्प्लॉयर जो है ही इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 1% ऑफ पे. एम्प्लॉयर is contributing a percentage not exceeding 1% of pay. अब किसी स्मार्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट के मन में ये सवाल आ सकता है कि मैम 6 में आप 10% कंट्रीब्यूट कर रहे थे, 6A में आप 8.33% कंट्रीब्यूट कर रहे थे, पर 6C में आप सिर्फ और सिर्फ 1% ही क्यों कंट्रीब्यूट कर रहे हो? व्हाई इज द रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन सो लेस अंडर सेक्शन नंबर 6C? Why is it so less under this section? क्यों इतना कम है? किसके चांसेस कम है? सही सही जवाब कहा है माय डियर फ्रेंड्स. देखो, द रिस्क दैट द एम्प्लॉई विल डाई ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट पीरियड इज वेरी लेस. और अगर रिस्क लेस है, कंट्रीब्यूशन भी ऑब्वियसली कम ही रखा जाएगा. देखो, लाइफ इंश्योरेंस कब का ले रहे हैं? इफ द एम्प्लॉय डाइज ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट पीरियड, एंड एन एम्प्लॉय डाइंग ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट पीरियड, द चांसेस आर वेरी लेस. बिकॉज द रिस्क इज वेरी लेस, वी हैव केप्ट द कंट्रीब्यूशन टू अ वेरी लेस अमाउंट. इनफैक्ट एक्ट में तो लिखा है एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 1% ऑफ पे. गवर्नमेंट ने इस सेक्शन को नोटिफाई किया है और नोटिफिकेशन के द्वारा गवर्नमेंट ने करंट रेट जो नोटिफाई किया है दैट इज 0.5% ऑफ पे. ये किसकी तरफ है? ये स्कीम की तरफ है, इंश्योरेंस की तरफ है. बट कहा गया है इसके साथ साथ an amount equal to 0.25% of pay has to be contributed towards admin charges. Admin charges means administrative charges की तरफ हर एम्प्लॉयर को an amount not exceeding 0.25% contribute करना होता है. 1/4% मतलब ही 0.25% ऑफ पे. पे मतलब क्या? बेसिक प्लस DFR, डियरनेस अलाउंस, फूड अलाउंस, रिटेनिंग अलाउंस. इसके साथ साथ
गवर्नमेंट भी जो है इट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग एन अमाउंट इक्वल टू 0.25% ऑफ पे फॉर द इंश्योरेंस स्कीम. पे मतलब तो आप जानते ही हो, बेसिक प्लस DFR, डियरनेस अलावेंस, फूड अलावेंस, रिटेनिंग अलावेंस. फिलहाल जो रेट हम कंट्रीब्यूट करेंगे दैट इज 0.5%. अब पॉइंट नंबर 8 पे आ जाओ तो 8 पे दिस पॉइंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इसी में अमेंडमेंट है. सपोज द एम्प्लॉय डाइज ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट पीरियड, व्हाट इज द बेनिफिट that the nominee of the deceased employee will get. जब मैंने ग्रेचुटी एक्ट में नॉमिनेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, that time I had told all same to same provision even under the EPF Act. तो EPF Act के अंदर भी क्या नॉमिनेशन करना कंपल्सरी है? Yes. Nomination in favor of whom? Family member. Within how many days? 30 days. 30 days from where? Completion of 1 year of service. And suppose if I do not have a family, can I make the nomination in favor of any other person? Yes. If subsequently I acquire a family, क्या करना होगा? Fresh nomination within 90 days. अब वैसे ही पढ़ा लेती. An employee, suppose he dies during the employment period, the family members of the deceased employee will be eligible to receive this insurance amount. That is, the nominee of the deceased employee will get this insurance amount. What is the amount of insurance? देखो point number 8. If an employee dies during the employment period, his nominee or family member gets the accumulated balance to the credit of the employee. मतलब जितना का जितना accumulated balance है इस स्कीम में, वो तो पूरा का पूरा दिया ही जाएगा. प्लस सेकेंड बुलेट देखो, इन एडिशन they will get, मतलब this is the benefit, the bonus that you are getting because of taking the insurance. जितना पैसा अगर दिया है वही अगर मिलना है तो इंश्योरेंस लेके क्या फायदा हुआ? कुछ फायदा नहीं हुआ. तो कुछ फायदा होगा तभी तो हम इंश्योरेंस लेंगे ना. तो देखो ये फायदा क्या है, ये सेकंड बुलेट फायदे के बारे में बात कर रहा है. पहला पॉइंट देखो, इसमें कुछ अमेंडमेंट्स है जो अभी रिसेंटली नोटिफाई की गए हैं. तो अब मैं रीड करूंगी, उसी हिसाब से आप आपकी बुक के वर्ड्स को चेंज कर देना. एन अमाउंट इक्वल टू एवरेज मंथली वेजेस ड्रॉन subject to a maximum of rupees 15,000. So cut 6,500 और उसके बदले 15,000 वहां पे लिख दीजिए. During the 12 months preceding the month in which the member died, multiplied by 20 times. Maximum benefits shall be 3 lakh rupees. वो कट कर दीजिए 1,30,000 और उसके बदले लिख दीजिए 3 lakh rupees. अभी सिर्फ रीड कर रही हूं, बाद में मैं आपको समझाती हूं. पॉइंट नंबर बी देखो क्या बोल रहा है. एन अमाउंट इक्वल टू average balance in the account of the deceased in the fund during the preceding 12 months or during the period of his membership, whichever is less. However, if the average balance exceeds 50,000, the amount payable shall be 50,000 plus 40% of the amount in excess of 50,000, subject to an overall of rupees 1 lakh. और एक सी पॉइंट वहां पे लिख दो. सी पॉइंट लिखो, हायर ऑफ ए एंड बी शैल बी कैलकुलेटेड. हायर ऑफ
A and B shall be calculated and shall be increased by 20% and shall be increased by 20%. That amount shall be the final amount payable. That amount shall be the final amount payable. हाँ है ना? अब देखो इसमें क्या लिखा गया है. पहला बुलेट तो कहता है जितना का जितना अक्यूमुलेटेड बैलेंस है पूरा का पूरा नॉमिनी को दिया जाएगा. बट अब सेकंड बुलेट कुछ बेनिफिट्स के बारे में बात कर रहा है. कौन से बेनिफिट के बारे में? पहला जो बेनिफिट है वो ये है कि आपकी एवरेज सैलरी पिछले 12 महीनों की कैलकुलेट की जाएगी. हाउ विल यू कैलकुलेट द एवरेज सैलरी ऑफ योर पास्ट 12 मंथ्स? 12 मंथ्स की सैलरी ऐड करो, डिवाइडेड बाय 12. तो एवरेज सैलरी आ जाएगी आपकी फॉर द प्रीसीडिंग, दैट इज फॉर द प्रीवियस 12 मंथ्स. सपोज आपकी एवरेज सैलरी 10,000 रुपए आती है. इसी 10,000 को आप मल्टीप्लाई करोगे 20 टाइम्स से, मतलब कितना आ जाएगा? 2 लाख. दिस वुड बी द बेनिफिट थ्रू पॉइंट नंबर ए. बट वहां पे देखो क्या लिखा है ब्रैकेट में, सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ सैलरी ड्रॉन ऑफ ₹15,000 पर मंथ. तो अगर मेरी एवरेज सैलरी 20,000 रुपए आ गई, अब क्या होगा? ये 20,000 को ना गिनते हुए मैं 15,000 को 20 से मल्टीप्लाई करूंगी, विच इज टू 3 लाख. समझाया ना? 2 तरीके हैं. या तो आप इसको मैक्सिमम करवा दो 3 लाख, या तो फिर आप ये सैलरी को मैक्सिमम करा दो 15,000. देखो यही जो अमाउंट है ना, इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? मैंने क्या किया, 20,000 को 20 से मल्टीप्लाई किया, 4 लाख क्या आ गए. बट अब 4 लाख रुपए ना देते हुए मैं कितने रुपए दूंगी? 3 लाख. तो यहां पे रिस्ट्रिक्ट करना है या यहां पे रिस्ट्रिक्ट करना है, ये आपकी चॉइस है. बट आप समझ लो, आप ऐसे खा रहे हो या ऐसे खा रहे हो, दोनों खाने से आपका खाना पेट में ही जाने वाला है. यू आर गोइंग टू लैंड टू द सेम सिचुएशन एट द एंड ऑफ द डे. हाँ या ना? तो ए पॉइंट कहता है आप कैलकुलेट कीजिए आपके पिछले 12 महीनों की एवरेज सैलरी, उसी को 20 से मल्टीप्लाई करो, उसी से आएगा आपका पॉइंट नंबर ए. फिर देखो पॉइंट नंबर बी क्या कह रहा है. पॉइंट नंबर बी कह रहा है an amount equal to average balance in the account of the deceased in the fund during the preceding 12 months. फंड में मतलब सेक्शन 66A 60 टुगेदर. इस फंड में पिछले 12 महीनों का एवरेज बैलेंस देखिए. अगर ये बैलेंस 50,000 रुपयों से ज्यादा है तो अब आपको 50,000 रुपए तो मिलेगी, प्लस you will only get 40% of the amount which is in excess of 50,000 rupees. बट इस अमाउंट की भी एक ओवरऑल लिमिट है, और ये जो लिमिट है दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 लाख ऑफ रुपीज. कैलकुलेट करते से आपका एवरेज बैलेंस जो है फंड में 70,000 रुपीज है. इस 70,000 रुपीज एक्सीडिंग 50,000 रुपीज, बोलो तो 50,000 रुपए तो मिलेंगे ही, प्लस 40% ऑफ द अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 50,000, जो कितना है? 20,000. मतलब ही 50,000 रुपए प्लस 8,000 रुपीज, मतलब ही 58,000 रुपीज. गेटिंग इट और नो माय डियर फ्रेंड्स? दूसरा फिगर देती हूं, आप कैलकुलेट करके मुझे बताओ.
फंड का एवरेज बैलेंस 1 लाख रुपए है. पॉइंट नंबर बी, मुझे बताओ, इज दिस 1 लाख एक्सीडिंग 50,000? तो 50,000 तो मिलेंगे, प्लस 40% ऑफ द अमाउंट विच इज इन एक्सेस ऑफ 50,000 रुपीज. प्लस 40% ऑफ 50,000 मतलब कितना आ रहा है? नो पिच पिच. वॉट पिच पिच? इज इट 70,000 रुपीज? बोलो. अब आप करो, मैं नहीं करूंगी, नहीं करूंगी. 1,30,000 बोलो. ना 1,30,000 माइनस 50,000 इंटू 40%. गलत बोला है आपने. कितना आ रहा है? 82,000. हु इज सेइंग 67,000? कुछ भी. इट इज कमिंग टू 82,000 रुपीज. एक लास्ट कैलकुलेशन बस. 1,80,000 रुपीज. कितना आ रहा है? कितना? फटके खाओगे तुम सच में. हाँ, क्या यार, बेसिक मैथ्स यू डोंट नो. कोई 90 बोल रहा है, कोई 1,02,000 बोल रहा, कोई 98,000 बोल रहा है. हाँ, मेरा क्या है मतलब? क्या तुम बोलो ना, तुम्हारा क्या है? हाँ, अभी सही बोल रहे हो तुम. हाँ, कुछ भी. हाँ, 1,02,000 rupees is the correct calculation. But is 1,02,000 rupees तुम लोग कर रहे हो या नहीं? Is it greater than 1 lakh? So will you restrict it to rupees 1 lakh? बोलो. तो अब देखो, ये आ गई फिगर नंबर बी. अब देखो क्या होता है. सपोज फिगर ए जो है वो 2 लाख है और फिगर बी जो है वो 1 लाख है. अब सी पॉइंट कहता है आप कैलकुलेट कीजिए द हायर ऑफ फिगर ए एंड हायर ऑफ फिगर बी. व्हाट इज हायर ऑफ द टू? बोलो ना. 2 lakhs. इसी 2 lakhs में आप 20% ऐड करोगे, मतलब 40,000 रुपए ऐड करोगे. मतलब कितना? 2,40,000 रुपीज आ जाएगा. तो ये 2,40,000 रुपीज इज द एडिशनल बेनिफिट दैट यू आर गेटिंग. और एक कैलकुलेशन दो. हाँ, क्या दो? अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं हो? ठीक है. अगर किसी ने भी गलत जवाब दिया ना, सच में आपको फिर मुझे कैडबरी देनी पड़ेगी. सबको देगा? जो गलत जवाब देगा उसको मुझे कैडबरी देनी पड़ेगी. सुन लो कैलकुलेशन क्या है. 90,000 रुपीज है. कैलकुलेट करो. अच्छा, 97 नहीं, बहुत इजी हो जाएगा. नहीं, सिर्फ पॉइंट नंबर बी कैलकुलेट करो. बी 97,000 रुपीज. 97. इतना सा भी कैलकुलेशन आप नहीं कर सकते. तो एक काम करो, आपकी प्लीज नोटबुक ओपन कीजिए एंड कम टू अ डबल शीट ऑफ पेपर. एक आधा साइड वेस्ट हो गया तो चलेगा. कुछ पैसों के लिए अपने लाखों रुपए मत बर्बाद करना. कम टू अ फ्रेश न्यू डबल शीट ऑफ पेपर.
Should I draw it with you or is it okay if I keep this? ठीक है. देखो क्या हो रहा है. नहीं, कीप इट ऐसे ही नॉर्मली जैसे बुक्स रखते हो ना वैसे ही आप आपकी बुक्स को ओपन करना, बट जस्ट मेक इट श्योर दैट यू आर कमिंग टू अ फ्रेश न्यू डबल शीट ऑफ पेपर. दोनों भी साइड्स मुझे लगेंगे. मैं आपको एक बार सिर्फ ओवरव्यू बता देती हूँ कि ये चार्ट कितना बड़ा है. ये देखो इतना बड़ा ये चार्ट है. और ये जो आपको 7B दिख रहा है, सेक्शन 7B, ये वाला पूरा हिस्सा हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना चाहते हैं और ये वाला पूरा हिस्सा हम राइट हैंड साइड पे लिखना चाहते हैं. सो यू हैव टू टेक अ डबल शीट ऑफ पेपर ओनली. देखो इतना बड़ा चार्ट है. तो ये पूरा हिस्सा जो है ना, ये दिख रहा है क्या? ये सब राइट हैंड साइड पे और ये सब जो है ना, ये सब लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा. ठीक है. आपकी टेक्स्ट बुक का कौन सा पेज है मैं आपको बता देती हूं. पेज 44 पे आ जाइए. बातें बंद करो. पेज नंबर 44 ऑफ द टेक्स्ट बुक. अब नोटबुक भी नहीं लाए आपने क्लास में? हेडिंग दीजिए डिटर्मिनेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन पेएबल. कुछ मत लिखना, जितना मैं बोल रही हूं बस उतना ही लिखना है. आगे भी मत जाना और पीछे भी मत रहना. सिर्फ हेडिंग दीजिए डिटर्मिनेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन पेएबल, बस. अच्छा सुनो, ये सब लिखने के पहले मैं एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद हम साथ में लिखेंगे. देखो हो क्या रहा है, आपके टेक्स्ट बुक का पेज 44, 45, थोड़ा बहुत 46 तक जा रहा है. पॉइंट नंबर 8. ये सारे जो सेक्शंस है एक साथ मैं आपको पढ़ाने वाली हूं. इट्स अ बंच ऑफ सर्टेन सेक्शंस टुगेदर. ये सारे क्योंकि एक दूसरे से लिंक्ड है, सारे सेक्शंस में एक ही साथ पढ़ाने वाली हूं. अब सुनो, जानबूझ के मैंने कुछ बातें जो है टेक्स्ट बुक्स में नहीं लिखी है फॉर ऑब्वियस रीजन. फिर आप क्लास में क्यों आओगे? तो अब देखो कुछ बातें हैं जो मैंने टेक्स्ट बुक में नहीं लिखी है, बट डोंट वरी, एवरीथिंग आई विल बी कवरिंग थ्रू दिस चार्ट. हर वो कोई चीज जो मैंने टेक्स्ट बुक में नहीं दी है ये चार्ट में कवर अप हो जाएगी. और मैं डिक्टेट भी कर दूंगी पैराग्राफ फॉर्मेट में कि अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है तो आपको लिखना कैसे होगा, क्योंकि ऑब्वियसली एग्जामिनेशन में आप चार्ट तो ड्रॉ नहीं कर पाओगे, आपको एक्चुअल थ्योरी लिखनी होगी. सो दैट पार्ट आई विल ऑल्सो डिक्टेट, बट वट एवर आई एम एक्सप्लेनिंग प्लीज बी विथ मी ओनली. देखो यहां पे क्या हुआ है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में टशन हुआ है, झगड़ा हुआ है. ये पूरी कहानी जो हम देख रहे हैं ना, पेज 44, 45, 46, ये पूरी कहानी इसीलिए अराइज हुई है क्योंकि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में टशन हुआ है, झगड़ा हुआ है दोनों के बीच में, डिस्प्यूट हो चुका है दोनों के बीच में. क्यों झगड़ा हुआ है? एक बोल रहा है एक्ट एप्लीकेबल है, दूसरा बोल रहा है नहीं नहीं एप्लीकेबल नहीं है. एक बोल रहा है मैं इतना ही कंट्रीब्यूशन दूंगा, दूसरा बोल रहा है नहीं नहीं आपको तो इतना कंट्रीब्यूशन देना ही पड़ेगा. कोई एक कह रहा है शायद ऐसा हो सकता है कि आपको एडमिन चार्जेस भी देने पड़ेंगे, दूसरा बोल रहा है कंट्रीब्यूशन दे रहा हूं ना बस हो गया, कोई एडमिन चार्जेस नहीं दूंगा. कुछ डैमेजेस से रिलेटेड इश्यूज, एप्लीकेबिलिटी से रिलेटेड इश्यूज, कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड इश्यूज, ऐसे करके कोई एक आधा इशू हैज कम अप और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों जो है वो एक दूसरे से झगड़ रहे हैं. दोनों के बीच में टशन हुआ है, झगड़ा हुआ है. अब देखो अगर झगड़ा हुआ है, झगड़े को रिजॉल्व करना भी जरूरी है क्योंकि दे हैव टू लिव टुगेदर. एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों का साथ होना जरूरी है क्योंकि अगर एक दूसरे का साथ नहीं है ऑर्गेनाइजेशन आगे नहीं बढ़ पाएगी. तो अगर कहीं जाके हम अटक भी जाते हैं, हमारे बीच में डिस्प्यूट भी हो जाता है, हमारे बीच में झगड़ा भी हो जाता है, अब हमें पता है कि जल्द से जल्द इस झगड़े को रिजॉल्व करना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है. तो अगर झगड़ा रिजॉल्व करना है वो किसके पास जाएंगे? वो जाएंगे ऑथराइज्ड ऑफिसर के पास. एओ ऑथराइज्ड ऑफिसर मतलब वही ऑफिसर जिसको ऑथोरिटी दी गई है इस एक्ट के अंदर ये डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए. अब सवाल ये उठता है कि कौन है इस एक्ट का ऑथराइज्ड ऑफिसर, किसको ये पावर दिया गया है ये टशन को, ये डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए? सबसे पहला पर्सन जो हमारा ऑथराइज्ड ऑफिसर है वो है हमारा सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर. आपको याद है
सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में और एग्जीक्यूटिव कमिटी में, दोनों में ये कमिश्नर है। यही वो कमिश्नर है जो इस एक्ट के अंदर हमारा ऑथराइज्ड ऑफिसर है, जिसके पास पूरी अथॉरिटी है ये डिस्प्यूट्स एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच की रिजॉल्व करवाने की। बट अब देखो, आप जानते हो देयर इज वन मोर राइट दैट द सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हैव टू अपॉइंट एडिशनल, रीजनल, डेप्यूटी और असिस्टेंट कमिश्नर। अभी 5 मिनट पहले हमने रिवाइज किया है, 4 राइट्स है, हाँ या ना? उसमें से तीसरी वाली जो राइट है, अगर सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज चाहे, कैन दे अपॉइंट एन एडिशनल, रीजनल, डेप्यूटी और असिस्टेंट कमिश्नर? यस। तो अगर ऐसा हुआ है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने अपने ये पावर को एक्सरसाइज किया है और कोई सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, वो तो है ही, कोई एडिशनल, रीजनल, डेप्यूटी या असिस्टेंट कमिश्नर को अगर अपॉइंट किया है, ये लोग भी ऑथराइज्ड ऑफिसर्स माने जाएंगे। मतलब आप इनके पास भी जा सकते हो अपना तशन, अपना डिस्प्यूट, अपना झगड़ा रिजॉल्व कराने के लिए। इनफैक्ट इतना लिख दिया है एक्ट में, यहां तक के भी पावर इस एओ को दिए गए हैं और कहा है कि ये जो एओ है, he has the power of the civil court to resolve the dispute। देखो, सिविल कोर्ट, 2 टाइप के कोर्ट्स होते हैं, सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट। आप लोगों के लेवल पे यही 2 कोर्ट्स आप पढ़ने वाले हो आईपीसीसी लेवल पे। सिविल कोर्ट एक होता है और एक क्रिमिनल कोर्ट होता है। देखो, क्रिमिनल कोर्ट जो है उसमें क्या होता है, वो सारे केसेस इन्वॉल्व होते हैं जिससे सोसाइटी को फर्क पड़ता है। जैसे कि सपोज अगर मेरे नेबर के घर में चोरी हुई है या किसी का खून हुआ है, क्या मुझे इससे फर्क पड़ने वाला है? ऑब्वियसली फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि देखो कल जाके मेरे नेबर के घर पे ऐसा कुछ हुआ है, हो सकता है कल मेरे घर पे चोरी हो जाए। मतलब द सोसाइटी इन विच आई एम लिविंग इज नॉट सेफ एनी मोर। आई एम कंसर्न्ड विथ वॉट एवर हैपेंड एट माई नेबर्स हाउस, क्योंकि आई एम लिविंग इन द सेम सोसाइटी। तो ये जो केस है, ये क्रिमिनल केस है, क्रिमिनल, जिससे लोगों को फर्क पड़ता है, जिससे सोसाइटी को फर्क पड़ता है, वो क्रिमिनल केसेस होते हैं। वो कुछ गहराई में जो है वो देखे जाते हैं, क्योंकि इससे सिर्फ मुझे या आपको फर्क नहीं पड़ता, इससे पूरे सोसाइटी को फर्क पड़ता है। जैसे कि वो जो दिल्ली में केस हुआ था, रेप का केस, आप लोग जानते हैं, भले ही एक आधी लड़की के साथ ऐसा कुछ हुआ था, बट इससे क्या पूरा भारत देश हिल गया था? यस। इससे क्या हमें और आपको फर्क पड़ रहा था? यस। मतलब ये जो हुआ है ये एक क्रिमिनल केस है। सिविल केसेस जो होते हैं उसमें लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता या लोगों का कुछ लेना देना नहीं होता। जैसे कि 2 दोस्त आपस में झगड़ रहे, अगर 2 दोस्त आपस में झगड़ रहे, आई एम नोबडी टू इंटरफियर, वो उनका आपसी मामला है। या 2 फार्मर्स एक दूसरे के साथ झगड़ रहे, कहते हुए कि मेरी जो गाय है वो तुम्हारे खेत का घास चर रही है, या जो भी है। अभी एक गांव में 2 फार्मर्स के बीच में क्यों झगड़ा हुआ है, इससे क्या हमारा कोई लेना देना है? नहीं। सिर्फ उन दोनों को लेना देना है, बाकी दुनिया को इससे कोई लेना देना नहीं है। ये सब जो केसेस होते हैं उन्हें कहा जाता है एज सिविल केसेस। अब देखो, यही सिविल कोर्ट जो है, कोर्ट, यही सिविल कोर्ट के जो पावर्स है, ये पूरे के पूरे पावर्स इस एओ को दिए गए हैं इन ऑर्डर टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट बिटवीन दीज 2 पीपल। मतलब कोर्ट के जो पावर्स है, इक्विवेलेंटली वही सारे पावर्स हमने डेलीगेट किए, हमने दिए हैं इस ऑथराइज्ड ऑफिसर को इन ऑर्डर टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय। तो अब सवाल ये उठता है कि कौन से है ये पावर जो सिविल कोर्ट को दिए गए हैं, जो ये एओ को भी फॉरवर्ड किए गए हैं। पहली बात तो एओ जो है, he can enforce the attendance of both the 2 parties। मतलब समन भेज सकता है। समन मतलब मालूम है क्या आपको? अगर आप हिंदी मूवीज देखते होगे, आपने अगर कोई मूवी देखी होगी हिंदी मूवी, उसमें कोर्ट के नोटिस आते हैं जिसमें क्या होता है, लिखा गया होता है कि इस तारीख को इतने बजे इस कोर्ट में आपको हाजिर होना पड़ेगा। इसको समन कहते हैं, कोर्ट का बुलावा है। कोर्ट ने आपको बुलाया है अपनी हाजिरी लगाने के लिए। वही चीज जो है वो ये ऑथराइज्ड ऑफिसर भी कर सकता है। मतलब ऑथराइज्ड ऑफिसर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को बुला सकता है ये टशन को रिजॉल्व करने के लिए अपने ऑफिस में। उतना ही नहीं, एओ के पास पावर है टू टेल बोथ द पार्टीज टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स एंड प्रूफ्स
which will prove that whatever they are saying is correct. उनके डॉक्यूमेंट्स पे भरोसा नहीं है तो विटनेस पेश करने के लिए भी बोल सकता है. विटनेस गवाह, मालूम है आप लोगों को, गवाह पेश करने के लिए भी आपको कहा जा सकता है. इनफैक्ट अगर विटनेसेस पे भरोसा नहीं है, यू कैन ऑल्सो बी टोल्ड टू राइट एन एफिडेविट. एफिडेविट इज अ स्वेरिंग स्टेटमेंट, जहां पे आप स्वेयर करते हो कि मम्मी प्रॉमिस, पापा प्रॉमिस, जो कुछ भी मैंने लिखा है वो सच है, सच के अलावा कुछ नहीं है. यू वेरीफाई सर्टेन फैक्ट्स दैट यू आर राइटिंग एंड देन यू से दैट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ whatever I have stated above is true and correct. ऐसी वो बात होती है, उसको कहते हैं एफिडेविट. तो ये सारे पावर्स जो कोर्ट के पास है ना, वो इस ऑथराइज्ड ऑफिसर को भी दिए गए हैं इन ऑर्डर टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉई. गॉट इट माय डियर फ्रेंड्स? तो इतना आप लिख लो. देखो क्या लिखना है आपको. क्या हुआ यहां पे? डिस्प्यूट हुआ. ये डिस्प्यूट लिखो. किसके बीच में हुआ है? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में. किससे रिलेटेड हुआ है? कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट करना है? क्या एक्ट एप्लीकेबल है? कितने एडमिन चार्जेस देने होंगे? क्या कुछ डैमेजेस देने हैं? इससे रिलेटेड आपका तशन हुआ है. तो आप ये तशन को रिजॉल्व करने के लिए किसके पास जाओगे? ऑथराइज्ड ऑफिसर. कौन है ये ऑथराइज्ड ऑफिसर? सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर. मैंने सिर्फ शॉर्ट में लिखा है CPFC, सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर. बट अगर आपने एडिशनल, रीजनल, डेप्यूटी या असिस्टेंट कमिश्नर को अपॉइंट किया है, वो भी ऑथराइज्ड ऑफिसर माने जाएंगे. और इसी ऑथराइज्ड ऑफिसर को दिया गया है द पावर ऑफ द सिविल कोर्ट इन ऑर्डर टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉई. बस इतना लिखना है आपको. ये यहां तक उतना लिखो, फिर आगे पढ़ाती हूं. अब सुनो मेरी बात. सुनो सुनो, बस हो गया ना लिख के उतना. आगे कुछ नहीं लिखना है. सुनो और फिर लिखना. जितना लिखा है उतना तो समझ के लिखा है ना, है ना? अब देखो क्या हुआ है. ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई चले गए टू द ऑथराइज्ड ऑफिसर इन ऑर्डर टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट. अब इस ऑथराइज्ड ऑफिसर ने केस देखा, दोनों भी पार्टीज की बातें समझ ली. अब क्या करेगा ये एओ? ये एओ जो है, ये डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए दोनों पार्टीज को बुलाएगा अपने ऑफिस में.
तो वो एनफोर्स करेगा दोनों भी पार्टीज का अटेंडेंस और नोटिस भेजेगा दोनों को भी, एम्प्लॉयर को भी और एम्प्लॉई को भी, कि इस तारीख को इतने बजे मेरे ऑफिस में आ जाना ये डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। अब देखो क्या हो सकता है, वो जो दिन और वो जो समय दिया है ऑफिस में, जिस दिन बुलाया है, दो बातें हो सकती है। दोनों भी लोग सिंसियरली आए, एम्प्लॉयर भी आया और एम्प्लॉई भी आया, या तो दूसरा हो सकता है एक ही पार्टी आई, सिर्फ एम्प्लॉयर आया या तो फिर सिर्फ एम्प्लॉई आया। दो बातें हो सकती है। तो पहले तो हम लोग पॉजिटिव ही सोचेंगे, नेगेटिव बाद में सोचेंगे। पहले ये सोचते कि दोनों भी आए, एम्प्लॉयर भी आया और एम्प्लॉई भी आया। तो अब क्या होगा, एम्प्लॉयर अपने साइड से सारी बातें प्रूव करने की कोशिश करेगा और एम्प्लॉई अपनी साइड से सारी बातें प्रूव करने की कोशिश करेगा। दोनों भी पार्टीज की बातें सुनी जाएगी। एओ जो है एम्प्लॉयर की भी बातें सुनेगा और एम्प्लॉई की भी बातें सुनेगा, और दोनों की बातें सुनने के बाद ये जो एओ है वो अपना डिसीजन लेगा। हाँ या ना? जैसे नॉर्मल कोर्ट कचहरी में होता है ना, वही बात होगी, सिर्फ यहाँ पे कोई कोर्ट नहीं है, यहाँ पे ऑथराइज्ड ऑफिसर का ऑफिस है बस, और कुछ अलग नहीं है। दोनों भी लोग आएंगे, अपनी अपनी बातें प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, सारे फैक्ट्स को, सारे प्रूफ्स को, सारे डॉक्यूमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए एओ जो है वो अपना डिसीजन लेगा। अब डिसीजन ले लिया इस एओ ने दोनों की बातें सुनकर, दोनों भी लोग प्रेजेंट थे। अब देखो क्या होगा, एम्प्लॉयर इस डिसीजन से खुश हो सकता है। अगर वो खुश है, अगर वो सेटिस्फाइड है, जितना भी एओ ने बोला है कि हे एम्प्लॉयर आपको इतना पैसा एम्प्लॉय को देना होगा, वो दे देगा, क्योंकि वो जानता है शायद वही गलत है और उसकी बातें सच में गलत प्रूव हो गई, तो अब वो चुपचाप इज्जत में रह के सारा का सारा पेमेंट कर लेगा। बट अगर इस पर्टिकुलर एम्प्लॉयर को अभी भी लग रहा है कि नो 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 ये बातें गलत है, मेरे अगेंस्ट डिसीजन लिया गया है, मेरे साथ गलत हो रहा है, ऐसे केस में एम्प्लॉयर और दो बातें कर सकता है। देखो, एक तो एम्प्लॉयर इज हैप्पी with the decision given by the AO, so he will make the settlement जितना भी है, और एक है वो खुश नहीं है, वो satisfied नहीं है। ऐसे केस में और दो बातें ये एम्प्लॉयर कर सकता है। पहली बात तो जो भी जजमेंट एओ ने दिया है उस जजमेंट के खिलाफ जाके वो हायर अथॉरिटी के पास जा सकता है टू क्लेम अनदर डिसीजन। जैसे कि देखो, हम डिस्ट्रिक्ट जज से खुश नहीं होते तो हाई कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट के डिसीजन से खुश नहीं होते तो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, और फिर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन अल्टीमेट डिसीजन होता है। वैसे यहां पर स्ट्रक्चर कैसा है, पहले आप एओ के पास जाओगे, एओ के डिसीजन से जब आप खुश नहीं होते हो आप जाते हो टू द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ट्रिब्यूनल। किसके पास जाते हो? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ट्रिब्यूनल। एक ट्रिब्यूनल बनाया गया है, एपेलेट ट्रिब्यूनल, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एपेलेट ट्रिब्यूनल। देखो, एपेलेट मीन्स अ प्लेस वेयर यू मेक अपील्स, क्योंकि यहां पे अपील्स की जाती है, उसका नाम आ गया एपेलेट ट्रिब्यूनल। तो इफ यू आर नॉट हैप्पी with the decision of the AO, you can go to a higher authority challenging the decision of the AO, and this authority, higher authority, is the tribunal, the Employees Provident Fund Appellate Tribunal। इस ट्रिब्यूनल के पास भी आप जा सकते हो AO के डिसीजन के अगेंस्ट। पहला ऑप्शन, अगर आप खुश नहीं हो आप डायरेक्टली ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हो। बट माय डियर फ्रेंड्स, AO ने अपना डिसीजन ले लिया, उसके बाद आपके पास कोई नया प्रूफ आया, कोई नया विटनेस आया, कोई नया डॉक्यूमेंट आया, ऐसे केस में आप वापस से एओ के पास भी जा सकते हो, कहते हुए कि हे मिस्टर एओ, जो भी आपने पहले डिसीजन लिया था, हम ये नहीं कहते कि वो सही है या वो गलत है, बट देखो मेरे पास आज कोई नए प्रूफ्स आए हैं, कोई नए डॉक्यूमेंट्स आए हैं, कोई नए विटनेसेस आए हैं जो मैं आपके पास पेश करना चाहता हूं। आप इनकी बातें सुन लो या ये नए डॉक्यूमेंट्स देख लो, उसके बाद आप अपना रिवाइज डिसीजन दे दो, क्योंकि वो जो पहले डिसीजन आपने लिया था ना, वो इन प्रूफ्स को कंसिडर करते हुए ना लिया था, तो हो सकता है वो गलत है,
आप पहले ये नए प्रूफ्स, ये नए डॉक्यूमेंट्स, ये नए विटनेसेस देखो या उनकी बात सुनो और फिर आप डिसीजन लो। हो सकता है आपका ना हाँ में बदल जाए या हाँ ना में बदल जाए, समझ रहे हो? तो आप अगर चाहो आप वापस से एओ के पास जा सकते हो। देखो, बट वापस से एओ के पास कब जा सकते हो? ओनली इफ यू हैव अ न्यू प्रूफ, न्यू डॉक्यूमेंट और अ न्यू विटनेस, मेकिंग अ रिव्यू एप्लीकेशन। कौन सा एप्लीकेशन? रिव्यू का एप्लीकेशन। रिव्यू मतलब समझता है ना? रिव्यू मतलब जो पहले व्यू किया था आप वापस से उसे व्यू करो, वापस से रिव्यू करो जो कुछ भी ऑर्डर आपने पहले पास किया था, क्योंकि अब मेरे पास कुछ नया प्रूफ है, नया डॉक्यूमेंट है या कोई नया विटनेस है। सो प्लीज रिव्यू द डिसीजन गिवन बाय यू अर्लियर। अब देखो, आप एक एप्लीकेशन दोगे, जोर जबरदस्ती नहीं करने वाले हो, आप एप्लीकेशन देने वाले हो रिव्यू के लिए। अगर सच में एओ को लगे कि आपके पास सच में कोई ट्विस्ट आया है इस केस में, कोई नया डॉक्यूमेंट आया है, कोई नया प्रूफ आया है, कोई नया विटनेस आया है, तो वो आपके ये रिव्यू के एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेगा। बट अगर लग रहा है ये बकवास है, आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हो, बेकार है, ये सारे प्रूफ्स कोई मायने नहीं रखता, ही कैन ऑल्सो रिजेक्ट योर रिव्यू एप्लीकेशन। और इनफैक्ट अगर आपका रिव्यू का एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया ना, आप ट्रिब्यूनल के पास भी नहीं जा सकते। मतलब केस वहीं पे खत्म, दी एंड। आप वापस से एओ के पास गए, बट उसने आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर लिया, आपके पास जो ट्रिब्यूनल के पास जाने का ऑप्शन था ना, वो भी अब आपसे छीन लिया जाएगा। So you have to be very careful whenever you make a review application to the AO. अगर नहीं आपको लगता है कि दम नहीं है आपके प्रूफ में या डॉक्यूमेंट में, ऑलवेज इट इज द सेफर साइड टू डायरेक्टली गो टू द ट्रिब्यूनल। अगर आपको लग रहा है सच में दम है, सच में केस की बाजी पलट सकती है, तो ही आप रिव्यू का एप्लीकेशन लेके वापस से एओ के पास जाओ। क्योंकि अगर कहीं रिव्यू का एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया ना, now you cannot even go to the tribunal. It is going to be the end of everything. AO का पहला वाला डिसीजन ही फाइनल डिसीजन हो जाएगा। बट देखो, हम पॉजिटिव सोचेंगे, रिव्यू का एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाता है। अगर रिव्यू का एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया, अब एओ नए प्रूफ्स को कंसिडर करेगा और अपना रिवाइज्ड डिसीजन लेगा। सुन रहे हो क्या आप लोग? अपना रिवाइज डिसीजन लेगा। अब अगर रिवाइज डिसीजन से आप खुश हो, आप पेमेंट कर लोगे। अगर आप खुश नहीं हो, यू कैन स्टिल गो टू द ट्रिब्यूनल। आपको समझा कब ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं और कब नहीं जा सकते हैं? हाँ, एक्सेप्ट कर लिया रिव्यू का एप्लीकेशन, बट स्टिल यू आर नॉट हैप्पी, you can always go to the higher authority and this higher authority will be the tribunal in this case. वापस से मैं कह रही हूं, फिर लिखेंगे। देखो क्या हुआ है, तशन हुआ है, झगड़ा हुआ है, डिस्प्यूट हुआ है। किन दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट हुआ है? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। इसी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए आप किसके पास जा रहे हो? ऑथराइज्ड ऑफिसर। कौन है ये ऑथराइज्ड ऑफिसर? सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। बट अगर आपने कोई एडिशनल, रीजनल, डेप्यूटी या असिस्टेंट कमिश्नर अपॉइंट किया है, क्या उन्हें भी ऑथराइज्ड ऑफिसर एक्ट के अंदर माना जाता है? हाँ। क्या ये एओ के पास सिविल कोर्ट के पावर्स है डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए? तो क्या वो आपको बुला सकता है? डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए बोल सकता है। डॉक्यूमेंट पे भरोसा नहीं है तो आई विटनेस पे भी भरोसा नहीं है तो एफिडेविट लिखवाने के लिए कह सकता है। सारी बातों को सुनेगा और डिसीजन लेगा। बट पहली बात तो, जब बुलावा आया है, समन आया है, तो दो बातें हो सकती है। दोनों भी पार्टीज प्रेजेंट थी या वन ऑफ द पार्टीज वाज ओनली प्रेजेंट, मतलब वन वाज एब्सेंट। सो वी विल फर्स्ट टेक द पॉजिटिव साइड। एम्प्लॉयर भी प्रेजेंट था, एम्प्लॉई भी प्रेजेंट था, दोनों की बातें सुनी जाएगी और डिसीजन लिया जाएगा। अगर आप खुश हो, पेमेंट कर लोगे। बट अगर आप खुश नहीं हो, दो बातें हैं, वापस से एओ के पास जाओ या ट्रिब्यूनल के पास जाओ। अब एओ के पास गए तो तभी जा सकते हो जब आपके पास कोई नया प्रूफ है, डॉक्यूमेंट है या विटनेस है। रिव्यू का एप्लीकेशन लेते हुए आप वापस से एओ के पास जा रहे हो। एओ
आपके ये रिव्यू के एप्लीकेशन को एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। एक्सेप्ट कर लिया तो फिर तो क्या बात है, मजा आ गया, नए प्रूफ को देखेगा और नया डिसीजन लेगा। नए डिसीजन से खुश हो, पेमेंट कर लोगे। खुश नहीं हो, अभी भी ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हो। बट अगर कहीं रिव्यू का एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया ना, दी एंड, अब आप ट्रिब्यूनल के पास भी नहीं जा सकते। तो ट्रिब्यूनल के पास तो नहीं जा सकते, एओ ने तो रिजेक्ट कर दिया रिव्यू का एप्लीकेशन, मतलब जो प्रायर डिसीजन बाय एओ था वही फुल एंड फाइनल रहेगा। बट देखो ऑब्वियसली एओ ऐसे ही रिव्यू का एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं कर सकता। ही हैज टू हैव अ रीजनेबल ग्राउंड टू रिजेक्ट योर रिव्यू एप्लीकेशन। तो जो भी ग्राउंड है वो आपको जरूर कहेगा कि क्यों उसे लगता है कि रिव्यू का एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। बट देखो जब आप ये रिव्यू का एप्लीकेशन लेकर वापस से एओ के पास जा रहे हो ना, यू हैव टू गो विद इन द नेक्स्ट 45 days. रिव्यू का एप्लीकेशन कैन ओनली बी मेड विद इन द नेक्स्ट 45 days. उससे ज्यादा अगर हो गया है तो ऐसे केस में यू हैव टू गो टू द ट्रिब्यूनल ओनली। गॉट इट माय डियर फ्रेंड्स? अब देखो लिखते हैं, कैसे लिखोगे मैं आपको बताती हूं। यहां तक आपने लिखा है ऑथराइज्ड ऑफिसर तक, है ना? अब आपने डबल शीट ऑफ पेपर लिया है, लेफ्ट हैंड साइड पे ये लिखो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय बोथ आर प्रेजेंट, और राइट हैंड साइड के पेज पे लिखो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय वन ऑफ देम इज एब्सेंट। तभी सिर्फ हेडिंग दे दीजिए। मैंने राइट हैंड साइड का तो कुछ पढ़ाया नहीं है, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड का पढ़ाया है। तो एटलीस्ट दो हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए और लेफ्ट साइड पे लिखो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय बोथ आर प्रेजेंट। और एम्प्लॉय एम्प्लॉय वन ऑफ देम इज एब्सेंट, बस सिर्फ हेडिंग दीजिए, उसके नीचे कुछ मत लिखना। मैं आपको बताते जाऊंगी, साथ साथ में लिखेंगे। देखो इतना लिख लिया, देखो अभी यहां पे देखो, देखो सुनो, अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, दोनों भी प्रेजेंट है, एम्प्लॉयर भी और एम्प्लॉय भी। तो एओ अपना डिसीजन लेगा, हाँ या ना? दोनों की बातें सुन के एओ अपना डिसीजन लेगा। Now employer is satisfied with the decision, will he make the payment? Yes. If employer is not satisfied, दो ऑप्शन है, एक तो वापस से एओ के पास जा सकते हो या तो आप ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हो। देखो रिव्यू एप्लीकेशन टू एओ, कितने दिनों में रिव्यू एप्लीकेशन देना है? 45 डेज के अंदर। या तो डायरेक्टली ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हो, अपील टू द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एपेलेट ट्रिब्यूनल। सुनो मेरी बात, एक चीज बोलनी है, जहां कहीं पे भी आपको नजर आ रहा है ना अपील टू एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एपेलेट ट्रिब्यूनल, कुछ अगर आपके पास कोई दूसरी कलर की इंक है तो उस कलर में लिख देना। जैसे कि मैंने यहां पे ग्रीन में लिखा है। हर जगह पे जहां कहीं पे भी आप ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हो, उसको कोई अलग से मार्क कर देना या कोई कलर, अलग कलर की इंक में लिख देना। तो आप डायरेक्टली ट्रिब्यूनल के पास भी जा सकते हो या तो आप रिव्यू का एप्लीकेशन भी दे सकते हो। बट देखो रिव्यू का एप्लीकेशन तभी दिया जा सकता है जब आपने कोई नया या इंपॉर्टेंट एविडेंस जो है वो खोजा है। या तो कभी कभार क्या होता है, कोई मिस्टेक या एरर हो जाती ना, गलती एओ से, इवन द एओ इज अ ह्यूमन बीइंग, कभी कुछ गलती हो गई एओ से, तभी भी आप रिव्यू का एप्लीकेशन लिख सकते हो। कोई नया प्रूफ है, कोई नया एविडेंस है, कोई नया डॉक्यूमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे केस की बाजी पलट सकती है, या तो आपको लगता है कुछ एरर हो गई है, कुछ मिस्टेक हो गई, कुछ गलती हो गई है, तो आप रिव्यू का एप्लीकेशन 45 डेज के अंदर एओ के पास वापस से दे सकते हो।
एम्प्लॉयर इज नॉट सेटिस्फाइड, ट्रिब्यूनल के पास जा सकता है या वापस से एओ के पास रिव्यू का एप्लीकेशन लेके जा सकता है। बोला ना, बहुत डिफिकल्ट है, इट्स वेरी टेक्निकल एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट, और इसीलिए एग्जामिनर आजकल इसी के ऊपर सवाल पूछ रहा है। ये पूछा था ना अभी, ये रिव्यू है ना, रिव्यू, उसके ऊपर डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा था नवंबर 2014 में, 4 मार्क के लिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिव्यू अंडर ईपीएफ एक्ट। और वो भी मालूम है कैसा पूछा था क्वेश्चन? रिव्यू नहीं पूछा था, ये जो सेक्शन है ना, ये सेक्शन 7B है। लिखा था क्वेश्चन में, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेक्शन 7B ऑफ ईपीएफ एक्ट। मतलब आप देखो कितना खराब, कितना गिर सकता है इंस्टीट्यूट, कोई हद नहीं है। रिव्यू तो भी बोलेगे तो आप कुछ तो लिख लोगे, सेक्शन 7B बोलोगे तो आप क्या लिखोगे? 4 मार्क का पूछ लिया सवाल नवंबर 14 में। नवंबर 2009 में भी पूछा था, बट फॉर्चुनेटली नवंबर 2009 में रिव्यू के बारे में शॉर्ट नोट लिखो ऐसा बोला था, बट 2014 में तो डायरेक्टली 7B के ऊपर शॉर्ट नोट लिखो, हो गया खलास। इतना लिख लिया ना आपने। देखो 45 डेज के अंदर रिव्यू का एप्लीकेशन होगा। अब एप्लीकेशन या तो एक्सेप्टेड होगा या तो रिजेक्टेड होगा। एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया तो क्या बात है, न्यू डिसीजन। देखो मैंने लिखा है न्यू डिसीजन, न्यू डिसीजन, क्योंकि अब ये न्यू डिसीजन है ना, कंसिडरिंग द न्यू एविडेंस, द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। उससे भी एम्प्लॉयर खुश हो सकता है या खुश नहीं हो सकता है। खुश है तो पेमेंट कर लेगा, ना खुश है तो अभी भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप अभी भी ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हो। देखो यहां पे भी ट्रिब्यूनल के पास जा रहे हैं, ग्रीन में लिखा है मैंने, आप वो दूसरी कलर की इंक में लिख देना। और अगर रिजेक्ट हो गया देन अनफॉर्चुनेटली यू कैन नॉट इवन गो टू द ट्रिब्यूनल। तो नो अपील टू द ट्रिब्यूनल इज पॉसिबल। दी एंड, खत्म, इसलिए मैंने रेड में लिखा है। हो गया क्या? आई एम अज्यूमिंग कि तुम सबका हो गया लिखकर, बस हो गया। कितना लिखते हो पता नहीं। अब देखो दूसरे हिस्से पे आ जाओ, ये दूसरा हिस्सा। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, वन ऑफ देम इज एब्सेंट। समन तो भेज दिया था, बुलावा तो भेज दिया था, बट एम्प्लॉयर या तो एम्प्लॉय, दोनों में से एक पार्टी एब्सेंट था। ऐसे केस में माय डियर फ्रेंड, इवन इफ वन ऑफ द पार्टीज इज एब्सेंट फॉर द हियरिंग, इवन इफ एम्प्लॉयर इज एब्सेंट, और हो सकता है कभी कभार एम्प्लॉय इज एब्सेंट, स्टिल
the AO has the authority, AO matlab authorized officer, has the authority to take an ex parte order. Ex parte. Ex means without. Parte means party. So an order given in the absence of one of the parties. An order given in the absence of one of the parties is known as an ex parte order. कोई स्टूडेंट्स मुझे पूछते सवाल, मैम दोनों भी पार्टीज अगर प्रेजेंट नहीं हुए तो क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? और डिसीजन कैसे लोगे किसी भी पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू सुने बगैर? एटलीस्ट एक तो पार्टी होना चाहिए जिसकी आपने बात सुनी और फिर डिसीजन लिया. दोनों भी एब्सेंट है तो कैसे डिसीजन लिया जा सकता है? तो थोड़ा सा आप अपनी सूझबूझ भी प्लीज अप्लाई करना क्वेश्चन पूछने के पहले. दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं या एक एब्सेंट हो सकता है. क्या हुआ? आपके मन में ये सवाल आया क्या? थैंक गॉड. नाउ वन ऑफ द पार्टी इज एब्सेंट. One of the party is absent. Though one of the party was absent, still the AO has the power to give an order. Such an order which is given in the absence of one of the parties is known as an ex parte order. And this order will be binding on both the two parties. Suppose employer present था, employee present नहीं था. भले ही एम्प्लॉय प्रेजेंट नहीं था, फिर भी एओ डिसीजन ले सकता है. और ये जो डिसीजन लिया गया है इन द एब्सेंस ऑफ द एम्प्लॉय विल बी बाइंडिंग ऑन बोथ एम्प्लॉयर एज वेल एज द एम्प्लॉय. क्या कुछ यहां पे गलत हो रहा है? नहीं. अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ गलत हुआ था तो आपकी जिम्मेदारी थी हियरिंग के वक्त पे एओ के पास जाने की. आपकी जिम्मेदारी थी कि आप आपका नजरिया एओ को बताओ. अगर आपके पास इतना भी समय नहीं है देन वी आर वेरी सॉरी, वी कैन नॉट हेल्प यू. कानून उनकी मदद करेगा हु हेल्प्स देमसेल्व्स. इफ यू कैन नॉट हेल्प योरसेल्फ, इवन लॉ इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू. सो दिस एक्स पार्टे ऑर्डर इज गोइंग टू बी बाइंडिंग ऑन बोथ द टू पार्टीज. गेटिंग इट और नो माय डियर फ्रेंड्स? बोलो. अब देखो, अगर आप इस एक्स पार्टे डिसीजन से खुश नहीं हो, अगर खुश हो तो फिर तो क्या बात है, आप पेमेंट कर लोगे. बट अगर आप खुश नहीं हो, दो बातें हो सकती है. पहली बात, वापस से आप ट्रिब्यूनल के पास डायरेक्टली चले जा रहे हो. सुन रहे हो क्या? या तो फिर आप वापस से एओ के पास भी जा सकते हो कहते हुए कि हे मिस्टर एओ, मेरे पास एक रीजनेबल कॉज था फॉर बीइंग एब्सेंट. There was a sufficient reason why I was not present for the hearing. से एम्प्लॉयर ने मुझे किडनैप ही कर लिया था हियरिंग के वक्त, तब मैं चाह कर भी कैसे आ सकता था? There was a sufficient reason why I was absent. से फैमिली में डेथ हो गई, तो अब फैमिली में अगर किसी क्लोज वन की डेथ हो गई, ऑब्वियसली यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट आई विल कम फॉर द हियरिंग. सो आई हैड अ सफिशिएंट रीजन why I was absent for the hearing. अगर आपके रीजन को एक्सेप्ट किया गया, ऐसे केस में एओ आपका भी नजरिया सुनेगा, आपकी भी बातें सुनेगा और एक नया डिसीजन लिया जाएगा. एक फ्रेश डिसीजन जो है वो लिया जाएगा. बट ये जो आप एप्लीकेशन लेके जा रहे हो stating that why you are absent for the hearing, this you have to give within 3 months of the old decision. फिर आपकी बातें सुनी जाएगी और नया डिसीजन मतलब न्यू डिसीजन विल बी टेकन. इफ यू आर हैप्पी विद द डिसीजन यू विल मेक द पेमेंट. इफ यू आर नॉट हैप्पी यू कैन स्टिल गो टू द ट्रिब्यूनल, द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एपेलेट ट्रिब्यूनल. गॉट इट माय डियर फ्रेंड्स? यस और नो? तो अब ये राइट हैंड साइड पे आपको लिखना है पेज के, है ना? ये आपने राइट हैंड साइड पे लिखा ना, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय वन ऑफ देम इज एब्सेंट. इस ऑर्डर को कहते हैं एक्स पार्टे ऑर्डर. अगर एक्स पार्टे ऑर्डर से आप खुश हो, क्या बात है, पेमेंट कर दोगे. आप खुश नहीं हो, वापस से एओ के पास जा सकते हो या ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हो. बट एओ के पास वापस कब जा सकते हो? जब आपके पास कोई सफिशिएंट रीजन है फॉर नॉट बीइंग प्रेजेंट फॉर द प्रीवियस हियरिंग, तो ही आप वापस से एओ के पास जा सकते हो. वो भी आपको 3 महीनों के अंदर जाना होगा, विद इन 3 months.
सेक्शन 7A, 7B, 7C, तीनों सेक्शंस हैं यहाँ पे कवर. 7I, 7L, 7O. हो गया? नीचे लूं क्या? बोलो ना फिर ऐसे. कब बोलोगे? ये पूरा आप राइट हैंड साइड पे लिख रहे हो ना आपके पेज के? हाँ. हो गया? क्या नहीं, मैं बता रही हूं, सुनो. इतना आपने लिख लिया ना. अब देखो आपको एक मार्क ऐसा नजर आएगा. आपको दिख रहा है वो पूरा रिव्यू एप्लीकेशन टू एओ लेफ्ट हैंड साइड के आपका बुक का पेज होगा. ये देखो, ये ब्राउन कलर का मार्क यहां पे नजर आ रहा है जो मैंने शुरू किया है, रिव्यू एप्लीकेशन टू एओ. और ये विद इन 45 डेज, एप्लीकेशन एक्सेप्टेड, एप्लीकेशन रिजेक्टेड, न्यू डिसीजन, सैटिस्फाइड, नॉट सैटिस्फाइड. ये देखो ये पूरा ब्लॉक दिख रहा है. ये दिस इज सेक्शन नंबर 7B. और ये जो राइट साइड में मार्क दिख रहा है आपको, एप्लीकेशन टू सेट असाइड द एक्स पार्टे ऑर्डर. 3 मंथ्स के अंदर एप्लीकेशन एओ को देना पड़ेगा. नया डिसीजन होगा, नए डिसीजन से खुश हो नहीं तो ना खुश हो. ये पूरा ब्लॉक जो है दैट इज सेक्शन नंबर 7A.